वेलकम टू करंट अफेयर्स के टॉप 10 सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंक्स हो, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सारे इस वीडियो में बताए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करते हैं। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने जितने भी राज्य की सरकारी नौकरियां हैं उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। अब इसकी पूरी बात जान लेते हैं। तो पंजाब सरकार के कैबिनेट ने 14 अक्टूबर को यह फैसला किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। नए बदलाव के तहत पंजाब में अब सरकारी नौकरियों और निगम बोर्डों में ग्रुप ए, बी, सी और डी में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी कि राज्य सरकार की जितनी भी नौकरियां होंगी, निगम होगा या बोर्ड के ग्रुप ए, बी, सी और डी में, सभी प्रकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए पंजाब कैबिनेट ने पंजाब सिविल सेवा महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण नियमों 2020 में को मंजूरी दी है। यानी कि यह नियम 2020 को है, इसको मंजूरी दे दी है। महिलाओं को यह आरक्षण केवल पंजाब के निवासियों को ही मिलेगा। यानी कि जो महिलाएं पंजाब के स्थायी निवासी हैं उन्हीं को यह आरक्षण का लाभ मिलेगा। अन्य राज्यों की महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगी। यानी कि अन्य राज्य की जो महिलाएं हैं जो वहाँ पे जाके बसी हुई हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये थी पंजाब की एक बहुत ही अच्छी, पंजाब की गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है, जिससे महिलाओं में एक नया उत्साह, एक नई चाहत जगेगी इस गवर्नमेंट जॉब को करने की, आगे बढ़ने की। बात है पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर और चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने राज्य संचालित तमाम मदरसों को बंद करने का ऐलान किया है? क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य संचालित तमाम मदरसों को बंद करने का ऐलान किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा असम सरकार ने। यानी कि असम गवर्नमेंट ने अभी राज्य द्वारा जितने भी मदरसे चलाए जा रहे थे, मतलब जितने भी मदरसों को राज्य के द्वारा फंडिंग की जा रही थी, उन सभी को बंद करने का ऐलान किया है। अब ऐसा क्यों किया है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नवंबर में सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के बारे में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। यानी कि आने वाले नवंबर में। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 100 संस्कृत स्कूल भी बंद हो जाएंगे। यानी कि इन मदरसों के साथ 100 संस्कृत स्कूल भी बंद हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि सभी राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा या कुछ मामलों में शिक्षकों को राज्य संचालित स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा और मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए नवंबर में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। मदरसे शैक्षिक संस्थान हैं जहां कुरान और इस्लामी पवित्र कानूनों को गणित, व्याकरण, कविता और इतिहास के साथ पढ़ाया जाता है। यानी कि ये जो इनका कहना है कि मदरसे जो हैं ये शैक्षणिक संस्थान हैं जहां कुरान और इस्लाम के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनको अन्य विषयों के साथ पढ़ाया जाता है। समाचार एजेंसी ANI को दिया एक बयान में मदरसे ने कहा बयान में शर्मा ने कहा, जो शिक्षा मंत्री हैं असम के, उन्होंने कहा कि मेरी राय में कुरान की शिक्षा सरकारी धन की कीमत पर नहीं हो सकती। अगर ऐसा करना है तो हमें बाइबल और भगवत गीता दोनों को भी सिखाना चाहिए। इसलिए हमें एक रूपता लाने के लिए
इस प्रथा को रोकना चाहिए। इनका डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि भागवत गीता और बाइबल को नहीं पढ़ाया जाता तो मदरसे में कुरान के लिए भी फंडिंग नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा गया है कि किसी भी विशेष ज्ञान के लिए, किसी भी विशेष शिक्षा के लिए सरकार द्वारा फंडिंग नहीं की जा सकती है। तो इसलिए इस डिसीजन का लिया जाना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। असम की बात है तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अक्टूबर 2020 की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में इस साल भारत की GDP का क्या अनुमान लगाया है। तो अभी IMF ने यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की GDP -10.3% रहने की उम्मीद लगाई है। यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, -10.3%। अब ये क्या उम्मीद लगाई है और ये कैसे है, इसको भी देख लेते हैं। इस साल इससे पहले RBI ने कहा था कि गिरावट -9.5% होगा। IMF का कहना है कि इस वर्ष 2020 में भारत की GDP 10.3% कम हो जाएगी। हालांकि इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2021 में भारत की GDP ग्रोथ 8.8% होगी। यानी कि अगले साल 2021 में भारत की जो GDP ग्रोथ है वो 8.8% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, IMF ने अक्टूबर 2020 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की प्रति व्यक्ति GDP कितने रहने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन फिर रिपीट करते हैं। IMF ने अक्टूबर 2020 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की प्रति व्यक्ति GDP कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, कितना रहने का अनुमान लगाया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा $1877। यानी कि इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है। जो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, उसने 2020 में भारत की इकोनॉमी जो प्रति व्यक्ति GDP है वो $1877 रहने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान बांग्लादेश से भी कम है। यानी कि ये जो अनुमान है ये बांग्लादेश से भी कम है इस साल। IMF के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP के मामले में भारत बांग्लादेश से भी पिछड़ने की आशंका है। साल 2020 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP 4% बढ़कर $1888 होने की उम्मीद है। यानी कि इस साल बांग्लादेश की GDP 4% बढ़ेगी, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति GDP -10.3% घटकर $1877 रहने की उम्मीद है। जबकि बांग्लादेश की 4% बढ़ेगी, वहीं भारत की 10.3% घटने की उम्मीद है, जो कि पिछले 4 सालों में सबसे कम है। IMF के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो भारत दक्षिण एशिया में तीसरे सबसे कम प्रति व्यक्ति GDP वाला देश बनने की ओर अग्रसर होगा। ये बहुत ही एक चिंता की बात है। IMF ने कहा है कि यदि ऐसा हुआ, अगर ऐसा 10.3% अगर GDP कम होती है प्रति व्यक्ति की, तो भारत एशिया में तीसरा सबसे कम प्रति व्यक्ति GDP वाला देश बनने की ओर अग्रसर होगा। केवल पाकिस्तान और नेपाल की प्रति व्यक्ति GDP ही भारत से कम होगी, जबकि बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश भारत से आगे होंगे। ये एक बेहद ही सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, मालदीव जैसे देश भारत से GDP में आगे होंगे, जबकि अन्य किसी भी श्रेणी में भारत से आगे नहीं है, लेकिन केवल एक प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें भारत इनसे पीछे है। IMF की बात है तो IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, जो कि US में है। प्रबंधक हैं कृष्णलीना जॉर्जिएवा और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 किसे मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी कि इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 किसे मिला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा पॉल ऑल, मिलग्रोम एंड रॉबर्ट B. विल्सन।
यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है। दोनों अमेरिकी हैं, यानी कि दोनों अमेरिकी नागरिक हैं। अवार्ड का ऐलान 12 अक्टूबर 2020 को हुआ है। अर्थशास्त्र में अब किस लिए इनको मिला है ये भी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र में नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है। किस लिए मिला है? नीलामी के सिद्धांतों में सुधार के लिए और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 2020 मिला है। उन्होंने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी नए नीलामी प्रारूपों को तैयार किया है जिन्हें पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है। उनकी खोज से दुनिया भर के विक्रेता, खरीदार और करदाताओं को लाभ पहुंचेगा। यानी कि उनकी खोज जो है, जो नए तकनीकी, जो नए विधि की उन्होंने खोज की है, उससे दुनिया भर के खरीदारों और करदाताओं को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने दिखाया कि बोली लगाने वाला अपने सामान्य मूल्य के नीचे बोलियां क्यों लगाते हैं। दोनों ही वैज्ञानिक अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है? ब्लू फ्लैग, तो भारत के अभी 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। अब ये ब्लू फ्लैग क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो पर्यावरण मंत्रालय ने, यानी कि अपना पर्यावरण मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2020 को ये जानकारी दी है। भारत अब दुनिया के उन 50 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ब्लू फ्लैग दर्ज वाले स्वच्छ समुद्री तट मौजूद हैं। यानी कि उन 50 देशों की लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया जिनके पास ब्लू फ्लैग वाले स्वच्छ समुद्र तट हैं। साथ ही देश के समुद्री तटों की स्वच्छता बनाए रखने की कोशिश करने के लिए 3rd इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड भी दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत के लिए यह बड़े सम्मान की बात है। भारत के लिए ये बड़े सम्मान की बात है। ब्लू फ्लैग क्या है? तो ब्लू फ्लैग स्वच्छ समुद्र तटों के लिए मिलने वाला यह सम्मान है जो डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन यानी कि FEE देता है। ब्लू फ्लैग स्वच्छ समुद्री तटों के लिए मिलने वाला एक सम्मान है जो डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन यानी कि FEE देता है। ये संस्था समुद्री तटों की बारीकी से पड़ताल करती है, तब जाकर उन्हें ब्लू फ्लैग देती है। तो ये है ब्लू फ्लैग जो भारत के अभी 8 समुद्री तटों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजया राजे सिंधिया का जन्म शताब्दी 12 अक्टूबर 2020 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए के विशेष स्मारक सिक्के जारी किए हैं? यानी कि विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी, अभी इनके विजया राजे सिंधिया की जन्म की 1 शताब्दी पूरी हुई है 12 अक्टूबर 2020 को। और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? क्वेश्चन है ये। आंसर होगा 100 रुपये का। यानी कि अभी विजया राजे सिंधिया का जन्म का 100 साल पूरा हुआ है और उसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। अभी विजया राजे सिंधिया क्या है, कौन है? तो इस विशेष सिक्के का वित्त मंत्रालय ने तैयारी करवाई है। ठीक है, 12 अक्टूबर 2020 को PM मोदी ने इस सिक्के को जारी किया है। ठीक है, विजया राजे सिंधिया BJP की फाउंडर मेंबर थी। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1919 को हुआ था। उनकी बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया हैं और बेटा माधवराज सिंधिया हैं। यानी कि जो विजया राजे सिंधिया हैं वो BJP की फाउंडर मेंबर थी। उनका पोता ज्योतिरादित्य सिंधिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य ने जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की है? जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की है। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की है। तो इस योजना के तहत पूरे राज्य में कक्षा 1 से 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को
स्कूल किट या विद्या कानूका दिया जाएगा, जिसमें 3 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मोजे, 1 बेल्ट, पाठ्य पुस्तकों का सेट, नोटबुक और 1 स्कूल बैग होगा। यानी कि इस जगन्ना विद्या कानूका योजना के तहत 1 से 10 तक के जितने भी बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको सरकार की तरफ से 3 जोड़ी स्कूल ड्रेस दिया जाएगा, 1 जोड़ी जूते दिए जाएंगे, 2 जोड़ी मोजे, 1 बेल्ट, पाठ्य पुस्तकों के साथ 1 सेट नोटबुक और 1 स्कूल बैग भी दिया जाएगा। ये आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस एस जगनमोहन रेड्डी ने इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2020 में की है। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंद्र और 3 प्रस्तावित राजधानी जो है आंध्र प्रदेश की जो राजधानियाँ वो 3 हैं, अमरावती है, विशाखापट्टनम है और कुर्नूल है। राज्य विधान विभाग समय घोषित राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्ल्स टेक ओवर पहल के तहत फिनलैंड में एक दिन यानी कि 8 अक्टूबर 2020 के दिन की प्रधानमंत्री का नाम बताएं। यानी कि गर्ल टेक ओवर कार्यक्रम के तहत फिनलैंड में एक दिन की प्रधानमंत्री बनाया गया है और उनका नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा एवा मुर्तो। तो अभी गर्ल टेक ओवर कार्यक्रम के तहत फिनलैंड में एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था एवा मुर्तो को और 8 अक्टूबर 2020 को इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? तो वह मात्र 16 साल की लड़की हैं, उनकी उम्र जो है मात्र 16 साल की है। उन्हें यह मौका फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिया ने दिया है। यानी कि जो फिनलैंड की प्रेजेंट टाइम की प्राइम मिनिस्टर हैं सना मारिन, उन्होंने यह मौका उनको दिया है। फिनलैंड में लिंग भेद को खत्म करने के मकसद से गर्ल्स टेक ओवर पहल के तहत उन्हें एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। यानी कि फिनलैंड में लिंग भेद को खत्म करने के लिए जो पहल चलाई जा रही है उसके तहत गर्ल्स टेक ओवर के तहत उन्हें एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। वह फिनलैंड की एक छोटे गांव की रहने वाली हैं। एवा मुर्तो जलवायु एवं मानवाधिकारों के मसलों पर सक्रिय रूप से अभियान चलाती हैं। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मुर्तो ने कहा कि लड़कियों की तकनीक तक पहुंच एक महत्वपूर्ण है। यह वैश्विक समानता का मुद्दा है जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस एक दिन के दौरान मुर्तो ने मंत्रिमंडल के सदस्यों और सांसदों से मुलाकात पर चर्चा की है। फिनलैंड की बात है तो फिनलैंड एक यूरोपियन देश है। इसका अपना बॉर्डर इसके जिस देश से बॉर्डर लगते हैं वो है रूस, स्वीडन, नॉर्वे और नॉर्वे से इसके बॉर्डर लगते हैं। इसी के बगल में स्वीडन है जहां नोबेल प्राइज़ लगातार अनाउंस हो रहे हैं। इस 2020 के जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं वो लगभग स्वीडन में ही अनाउंस होते हैं। फिनलैंड की बात है तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा 13 अक्टूबर। तो अभी 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिड्यूशन मनाया गया है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा की कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आए होंगे। अब है कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने पूछा था आपसे रामविलास पासवान के निधन के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किस केंद्रीय मंत्री को सौंपा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। उत्तर है पीयूष गोयल। तो अभी रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को सौंपा गया है और पहले से पीयूष गोयल के बाद रेल मंत्रालय का प्रभार भी है। अब है आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। गर्ल्स टेक ओवर पहल के तहत फिनलैंड में एक दिन यानी कि 8 अक्टूबर 2020 के दिन की प्रधानमंत्री का नाम बताएं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है
और एक बार आपको फिर कहता हूँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगती है, यदि आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुँचे। और फ्रेंड के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।